हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी जो है पीजीटी या टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी या पीजीटी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी के बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है आधुनिकीकरण के रास्ते इस चैप्टर का जो है आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 2 वीडियो अपलोडेड है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आधुनिकीकरण के रास्ते इस चैप्टर के हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है चीन और जापान के इतिहास को पढ़ा था, और आज के पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे जो जापान का इतिहास, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मेजी पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे जापान के जो है अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के बारे में कि कैसे मेजी पुनर्स्थापना के बाद जो है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया था। तो दोस्तों, जो इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है कि कम से कम समय में पूरे चैप्टर को पढ़ा जाए और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है या फिर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको डिस्कस किया जाए। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बेस्ट है। तो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ये जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है कि मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया, और जापान की पहली रेल लाइन जो 1870 से 1872 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। कहाँ पे बिछाई गई थी? टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच, और टाइम पीरियड क्या था इसका? 1870 से 72 के बीच। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई, वहीं मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया, और 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसे कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। वहीं इससे जापानी व्यापार जापानी जहाजों में होने लगा। जाइबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था, उनका प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये जाइबात्सु जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। जब मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये जाइबात्सु वाला क्वेश्चन आया था। तो जाइबात्सु क्या है? ये एक बहुत बड़ी व्यापारिक संस्था है जिन पर कुछ विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था, और इनका प्रभुत्व क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना। वहीं 1872 में जनसंख्या, जापान की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 3.5 करोड़ थी, और 1920 तक ये बढ़कर 5.5 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या का दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, और प्रवास को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले उत्तरी टापू जो थी, उत्तरी आइलैंड, वो होकाइदो की ओर, जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। तो हम लोग जो है पहले पार्ट में ही पढ़ चुके हैं कि जापान में जापानीज लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जैसे आइनू अल्पसंख्यक थे, और कुछ कोरियाई लोग थे जो अल्पसंख्यक थे। तो होकाइदो में जो था कि वहाँ पे आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। वहीं 1925 तक 21% जनता जो है वो शहरों में रहती थी, और 1935 तक ये बढ़कर कितनी हो गई थी? 32% हो गई थी, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ के आसपास। अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक मजदूर के बारे में। औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में कितनी थी? बढ़कर 7 लाख थी। वहीं 7 लाख से बढ़कर 1913 में कितनी हो गई थी? 40 लाख पहुंच गई थी। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वाले आधे से ज़्यादा जो है वो महिलाएं थी। वहीं 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे पहले जो है आधुनिक हड़ताल का आयोजन किसने किया था? तो ये 1886 में जापान में महिलाओं ने किया था। वहीं 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई थी, यानी कि 1886 से जो ये शुरू हुआ था कि महिलाओं की संख्या जो है वो कारखानों में ज़्यादा थी, और 1930 तक आते आते ये संख्या फिर जो है पुरुषों की संख्या जो है वो महिलाओं से अधिक हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपड़ों के कारखाने में जो श्रमिक काम करते हुए, श्रमिक 1-2 यहाँ पे जो है ये श्रमिक है। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में कितनी थी? 1000 तक थी। वहीं 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो गई।
1930 के दशक में ये 4,000 तक पहुंच गई और इसके बावजूद 1940 में क्या हुआ था कि 5,50,000 कारखानों में कम से कम 5 मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहाँ सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ और संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य जो थे वो कौन थे? तनाको शोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्हें सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। तो 1897 में क्या होता? तनाको शोजो नाम के एक व्यक्ति थे, वो संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य थे और उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा। और उसमें क्या है, 800 गांववासी जो थे, 800 लोगों ने उस प्रोटेस्ट में उनका साथ दिया और उनके जो है उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर किया। तो हमने दो प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा कि 1886 में पहला महिला जो है उनका प्रोटेस्ट हुआ था और दूसरा तनाको शोजो जो थे उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ जो है आंदोलन किया था 1897 में। अब हम लोग पढ़ेंगे आक्रामक राष्ट्रवाद के बारे में, जो है एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है उसके बारे में, कि मेजी संविधान जो था वो सीमित एक मताधिकार पर आधारित था और उसने जो है डायट बनाई। डायट जो है उसके जो सदन है उसको डायट, जापान के सदन को डायट बोला जाता है, जिसके अधिकार जो है वो सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जो है वो जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। शाही पुनर्स्थापना करने वाले नेता जो है वो सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए और इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से यह माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण जो है वो स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही जो है वो मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान जो है पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है और इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर एक जो है साइड में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमने पहले तनाको शोजो के बारे में पढ़ा था उनके बारे में कुछ डिटेल्स है कि एक किसान के बेटे तनाको शोजो थे और 1841 से 93 ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डायट में सदस्य चुने गए थे और उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। आशियो जो है, जो वहाँ की एक माइनिंग एरिया है, तो आसियो खान से वातारसे एक नदी का नाम है कि आसियो खान से वातारसे नदी में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके कारण लगभग 100 वर्ग मील की जो है कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी। वही 1000 परिवार जो है उसमें प्रभावित हो रहे थे और आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े, जिससे 1904 तक जो है फसल सामान्य हो गई। यहाँ पे हम दे सकते हैं कुछ चित्रों को। ये है जो कि एक पत्रिका का आवरण पृष्ठ है जिसमें नवयुवकों को जो है देश के हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और ये जो है आक्रामक राष्ट्रवाद की जो है इसमें झलक दिखती है। वहीं जो है ये सैनिकों के चित्र है कि ये किस तरह से सैनिक जो है एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े हैं और उनके बूट्स की भी जो है यहाँ पे वो चित्र दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमीकरण और परंपरा के बारे में। तो जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की जो है अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश जो है वो सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। वहीं फुकुजावा युकिची नाम के एक व्यक्ति थे। तो फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। बुद्धिजीवी मीन्स स्कॉलर। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल के फेंकना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि किसने कहा कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, फुकुजावा युकिची। यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो फुकुजावा युकिची जो थे उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में कुछ बात की गई थी कि उनका जन्म 1835 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1901 में हुई। उन फुकुजावा युकिची का जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई और इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान को पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी पढ़ी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए और इससे इन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे और यह किताब जो है बहुत ही लोकप्रिय हुई।
उन्होंने एक शिक्षा संस्थान भी स्थापित किया जो आज केओ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा विश्वविद्यालय? केओ विश्वविद्यालय। ये मेरोकुशा संस्था के मुख्य सदस्यों में से एक थे और ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। अपनी एक किताब जो है जिनका नाम है ज्ञान के लिए प्रोत्साहन, जापानीज में इसे गाकू नो सुसुमे कहते हैं, 1872 से 76 के बीच में उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सारतत्व को भी बढ़ावा दिया जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा और इनका सिद्धांत था स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, ना ही इंसान को इंसान के नीचे। तो ये जो था ये फुकुजावा, क्या नाम था इनका? फुकुजावा युकिची के जो है उनके विचार थे। और अगली पीढ़ी ने जो है वो पश्चिमी के विचारों, लेकिन अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा राष्ट्रीय गर्व जो है वो देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। और एक और थे दर्शन शास्त्री, इनका नाम था मियाके सेत्सुरे। उनका टाइम पीरियड था 1860 से 945। उन्होंने ये तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी जो है वो पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। और संवैधानिक सरकार की मांग करने वाली जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता जो थे वो कौन थे? उएकी एमोरी। तो उएकी एमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन, उएकी एमोरी के ऐसे नेता थे जो संवैधानिक सरकार की मांग करती थी। तो वो फ्रांसीसी क्रांति के मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। ये उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज है आजादी। ये उएकी एमोरी की जो है उनकी बात थी कि व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज जो है वो है आजादी। और कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की और इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। अब हम लोग पढ़ेंगे रोजमर्रा की जिंदगी, यानी कि जो डेली लाइफ थी जापान की वो कैसी थी। तो जापान जो है एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता था। रूपांतरण मतलब चेंज। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां जो है परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे, जिसमें नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या गया होमू कहा जाने लगा, उसका संबंध मूल परिवार से था, जहाँ पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। वह इसीलिए 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी मतलब एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 40 येन जो है प्रति माह थी। तो ये जो है घर, जो रेंट पे घर लेने का सिस्टम जो था वहाँ पे ये शुरू हुआ। तो ये जैसे हीटर और बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुओं का जो है वहाँ के रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने लगे। जैसे ये था चावल पकाने वाले कुकर, यानी कि जो राइस कुकर है उनका प्रचलन जापान में शुरू हुआ। वही ये है अमेरिकी भुनक, मतलब ये जो बारबेक्यू बनाने वाला जो हीटर है वो प्रचलन होने लगा। वहीं मछली भूनने वाला या ब्रेड सेकने वाले ये जो टोस्टर जो है, जो बाद में अभी ओवन का रूप ले लिया है, तो यह टोस्टर भी जो है उनके लाइफ का जो है वो एक हिस्सा बन गया। कार क्लब क्या है कि मोगा एक आधुनिक लड़कियों के लिए संक्षिप्त शब्द है। तो ये 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन यानी कि कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक है। नए मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का लुत्फ उठाया। शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हुआ और 1878 से जनता के लिए जो है वो बाग बनाए गए, यानी कि पार्क जो है वो बनाए जाने लगे। बड़ी दुकानें यानी कि डिपार्टमेंट स्टोर बनने लगी और टोक्यो में तो गिंजा गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया था। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा शब्द से मिलाकर बनाया गया है। बुरबुरा का अर्थ है कि बिना किसी लक्ष्य के घूमना। और 1925 में पहला जो है रेडियो स्टेशन भी खुला था, जिसमें अभिनेत्री मात्सुई सुमाको इब्सन के नाटक एक गुड़िया का घर में नोरा का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई थी। तो कौन थी अभिनेत्री मात्सुई और सुमाको इब्सन जो है उनका एक नाटक था एक गुड़िया का घर। उन्होंने उसमें जो है नोरा नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था और वो नेशनल लेवल की जो है स्टार बन गई थी।
वहीं 1899 में फिल्में बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां जो है सैकड़ों की तादाद में फिल्में भी बनाने लगी। और ये दौर जो था वो ओज से भरा हुआ था और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर भी सवाल उठाए गए। तो ये जो है एक औरतों का कार क्लब का चित्र है कि किस तरह से जो है औरतें जो है धीरे धीरे मॉडर्न हो रही थी और उनको घूमना फिरना ये सब का मतलब उनको शौक था और वो अपने शौक पूरे कर रही थी। अब जो है आधुनिकता पर विजय किस तरह से पाया गया इसके बारे में पढ़ेंगे। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान जो है बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई, असहमति प्रकट करने वाले पर जुर्म ढाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी और इनमें जो है महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई जिसे जिसे का मतलब जो टॉपिक था आधुनिकता पर विजय, और इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी वो थी कि इस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। यानी कि जो 1943 में जो सम्मेलन या संगोष्ठी हुई वो किस विषय पर हुआ, आधुनिकता पर विजय। और उसमें क्या चर्चा हुई कि आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। एक संगीतकार थे म्यूजिशियन मोरोई साबुरो, उसने यह सवाल उठाया कि संगीत को ऐन्द्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उनका पुनर्वास कैसे कराया जाए। ये पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहते, बल्कि वे ऐसी राह खोज रहे थे जहाँ जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाए या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री जो थे उनका नाम निशितानी केजी थे, उन्होंने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। तो क्या क्या थे वो, पहला तो था पुनर्जागरण यानी कि रिफॉर्मेशन, फिर दूसरा था प्रोटेस्टेंट सुधार और जो था प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा यानी कि ये सब जर्मन दर्शन शास्त्री रांके से लिया गया है, ने उसे एक उपनिवेश बनाने से बचा लिया। और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का, और इसके लिए जो है एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को एक साथ जोड़ सके। तो ये किसकी विचारधारा थी, ये दर्शन शास्त्री निशितानी केजी की जो है वो विचारधारा थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की जो है वापसी कैसे हुई। तो जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हार कर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जो है जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हिरोशिमा और नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जो 1945 में गिराया गया था। लेकिन अन्य लोगों का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वो पूरी तरीके से जो है वो अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे यानी कि 1945 से 47 के दौरान जापान का जो है विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके जो है अनुच्छेद 9 यानी कि आर्टिकल 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाइबात्सु यानी कि बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार भी कहा गया, लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूपी इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जो है जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही है। यानी कि जापान में जब भयंकर हार हुई उसके बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था ने जो है वो अपना तेजी से पुनर्निर्माण किया और वो इतना तेज था कि उसे एक चमत्कार या मिरेकल ही कहा गया, लेकिन ये चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जो थे वो जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया था। संविधान की जो मांग थी वो बहुत समय पहले से ही हो रही थी, लेकिन उसको फिर औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप जो है 1945 के बाद ही दिया गया। जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की जो है ऐतिहासिक परंपरा रही है। युद्ध से पहले की काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच जो है वो उसको सुदृढ़ किया गया और इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जो है जापानी अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिली थी।
तो यहाँ पे एक चित्र है, इसको पहले देख लेते हैं कि ये किस बारे में है। कि टोक्यो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और पहले के जो चित्र है, ये जो टोक्यो जो था वो विश्व युद्ध के पहले का था और बाद में जो है उसको किस तरह से इसको डेवलप किया गया और ये किस तरह से और भी बड़ी मल्टी जो है अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स में ये बनकर तैयार हुई और भी आधुनिक तरीके से। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था ओलंपिक। तो उसके बारे में क्या है कि 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन की जाल भी 1964 में शुरू हुआ। तो यानी कि बुलेट ट्रेन को वहाँ पे क्या बोला जाता है, शिंकानसेन। इसी पर जो है रेलगाड़ियां जो है वो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। पहले ही वो कितने रफ्तार से चलती थी, 200 मील प्रति घंटे से। अब जो है वो बुलेट ट्रेन के आ जाने से वो उनकी रफ्तार बढ़कर 300 मील हो गई, यानी कि अब ये 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह भी जापानियों की सक्षमता को दर्शाती है कि वे नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में जो है उतार सकें। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गजी यानी कैडमियम का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मीनामाता में पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। तो कैडमियम जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज में हो रही थी। तो उससे क्या होता है कि 1960 में मीनामाता में जो है पारे के जहर से, कैडमियम से क्या है कि उसके चलते एक बीमारी तो होती ही थी, लेकिन 1960 में मीनामाता में पारे के जहर फैलने से और 1970 के दशक में उत्तरार्ध में हवा के प्रदूषण से भी जो है बहुत सारी समस्याएं जो है वो जन्म लेने लगी। जमीनी स्तरों पर दवा बनाने वाले गुटों ने जो है इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों से जो है स्थिति बेहतर हुई और 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में जो है विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए और आज के एक विकसित देश के रूप में ये अग्रगामी विश्व शक्ति की जो हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को इस्तेमाल करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो ये तो रहा जापान के इतिहास के बारे में कि किस तरह से जो है जापान डेवलप हुआ और फिर वो इतना शक्तिशाली हो गया। लेकिन फिर 1945 के बाद अमेरिका ने जब उस पर आक्रमण किया, उसकी हार हुई, उसके बाद वो फिर से खड़ा हुआ, किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, फिर वो पर्यावरण और प्रदूषण की समस्याओं से जूझ कर अपने आप को फिर से एक नए रूप में पेश किया। तो ये जापानियों का जो है कठिन जो हिस्ट्री है और जो है उनका संघर्ष है उनके डेवलपमेंट का। मेजी रेस्टोरेशन जो है जापान के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये जापान का इतिहास रहा और ये हमारा पार्ट 3 है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 में हम लोग जो है चीन के डेवलपमेंट और उसके जो है इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।